नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। ट्रक ड्राइवर की कहानी है सुरेश जी का। राजस्थान गए हुए थे अपने ट्रिप पर, दिल्ली से चल कर के। और वो साल था 2004 का। सुरेश जी अपने चाचा के साथ ट्रक चलाने का काम करते थे, लेकिन वो जो सफ़र था उनका अकेला था। असिस्टेंट ड्राइवर थे सुरेश जी, मेन ड्राइवर तो उनके चाचा थे। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, चाचा की तबीयत खराब हो जाती है, माल लोड हो चुका था। और तब मजबूरी बस सुरेश जी को उस सफ़र पर अकेले चलना पड़ा। पहली बार अकेले सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन डरते नहीं थे। भूत प्रेत को कभी देखे नहीं थे तो डर भी नहीं लगता था। ऊपर से जवान थे, गर्म खून था और जोशीला भी थे। वो अब मन ही मन सोचने लगे कि आज मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ, अगर आज मैंने ये सफ़र पूरा कर दिया तब तो मैं पक्का ड्राइवर बन गया समझो। चाचा के नज़रों में मैं बिल्कुल ड्राइवर जो कहता है मैं वो बन जाऊँगा। बड़ा खुश थे। और इसके बाद उनका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान पहुँच जाते हैं। जहाँ पर उनको जाना था वो पहली बार जा रहे थे। सारा जो काम था उनका चाचा किया करते थे। वैसे राजस्थान पहली बार नहीं आए थे, कई बार का चक्कर लग चुका था, लेकिन वो ज़्यादातर अब चाचा के इशारों पे ही चलते थे। मेन ड्राइवर वही थे, तो ज़्यादा सड़क कौन सी कहाँ जा रही है इस पर ज़्यादा वो गौर नहीं करते थे। चाचा को तो सब कुछ पता था। लेकिन आज पहली बार जब यात्रा अकेले कर रहे थे, तब उनको लगने लगा, वो भी रात के टाइम में, जब आधी रात होने वाली हो, तब महसूस होने लगा ये ड्राइवरी काम अकेले का बस का नहीं है। देखो ना, हमारे चाचा थे तो मैं कोई टेंशन लेता ही नहीं था। अब ये रोड कहाँ जाएगी, कहाँ से हम कैसे जाएंगे, अब उनके लिए एक बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कि कई बार वो तो सीधी सड़क पर चलते थे, लेकिन आगे चल कर के चौराहा मिलता था और वहाँ पर कोई दोराहा भी मिल जाता था। अब सड़क तो एक जैसी लगती थी, कोई बोर्ड अब उनको नज़र नहीं आता था, बोर्ड था नहीं। और इसके लिए वजह से वो परेशानी में फंस गए थे। अब अपनी तरफ से तो रास्ता सही लिए थे, लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं नहीं, हो सकता है जो बाएं वाले हमने रास्ता छोड़ दिया है वही हमारी मंजिल की ओर जा रही होगी। मन में उधेड़ बुन था। लेकिन अब आधी रात होने को थी, 11 बज चुका था। अब लोग रास्ता पर कहाँ नजर आते हैं, दुकान सब बंद नजर आ रही है, कोई रोड पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सुरेश जी बड़ा परेशान हो गए थे। क्या मैं सही रोड पर चल रहा हूँ, कैसे मैं मानूं? क्योंकि वो जहाँ से रोड छोड़ करके निकले थे, लगभग 20-25 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने कर लिया था। और अब तक तो उनका मंजिल करीब आ जाना चाहिए था। वो शहर, वो कस्बा उनको नज़र आना चाहिए था, उसकी रोशनी उनको दिखाई देना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मंजर उनको दिखाई नहीं दे रहा था। मन में एक डर पैदा हो गया। डर इस पैदा हुआ कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। क्या मैं करूं, क्या मैं करूं? नौजवान थे, हड़बड़ी में थे, लेकिन अभी कोई उनको मदद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ज़्यादातर जो रोड के आसपास के घर थे सब बंद दिखाई दे रहे थे। सब में किसी में रोशनी जल रही थी, किसी में बंद दिखाई दे रही थी। कोई मुसाफिर मिले तभी तो पूछ पाए। अब आगे जाने का तो मन नहीं कर रहा था सुरेश जी का, लेकिन अपना हिम्मत करके और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर, कोई गाड़ी मिल जाएगी, कुछ लोग मिल जाएंगे, हम उनसे पता कर लेंगे। मन में डर जरूर था कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं सूरज जी की ही शब्दों द्वारा। वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता। एक तो अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी। हमारे ड्राइवर भाइयों का कहना है कि ज़्यादातर भूत प्रेत की घटनाएं अमावस और पूर्णमासी की रात को ही सबसे ज़्यादा होती है। मैं भी भूत प्रेत का घटना बहुत सुना था अपने चाचा के जुबानी, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था ना, तो मैं इन घटना पर कभी मैं अपना एक तरह से लक्ष्य नहीं रखता था। मैं उनको बिल्कुल झूठ समझता था,
अब मैं कहता था मन ही मन, ये सब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे जैसे चाचा जी बताते थे और कोई ड्राइवर, जब हम लोग ढाबा में बैठते थे, तब कभी न कभी भूत प्रेत पर चर्चा हो जाती थी। लेकिन मैं रुचि नहीं रखता था इन विषय पर, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब बच्चों के डराने की कहानी है, ऐसा इसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन उस रात जब मैं रास्ता भटक जाता हूँ अपनी समझ से, वैसे तो मैंने बिल्कुल सही रास्ता लिया था, क्योंकि दोनों रोड एक जैसे ही अब दिखाई दे रहे थे। रात के टाइम में दोनों रोड की चौड़ाई लगभग बराबर ही थी। मुझे लगा कि यही रोड है, यही रोड हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन आगे जाके मैं निराशा में डूब जाता हूँ। 20-25 किलोमीटर पार करने के बाद जब हमारा मंजिल नहीं आता है और रात का करीब 11 बज जाता है, तब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं जोशीला था, जवान था, हर काम में हड़बड़ी रखना मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करूं। आज तो मैं अकेले था। चाचा जी होते तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगा कि मैं सही में अपना रास्ता भूल आया हूँ। नहीं तो अब तक हमारा जो शहर था, जो मंजिल थी, जहाँ पर हमें अपना माल छोड़ना था, अब तक तो मैं उसकी रोशनी दिखाई देती और मैं मंजिल के करीब होता। लेकिन मैं देखता हूँ तो दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कहीं रोशनी, कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता है। और तब मैं ट्रक को रोक लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ? आसपास में घर जरूर दिखाई दे रहा है, बस्ती एक आध मुझे नज़र आती थी, लेकिन लोग बाग सोए हुए थे। मैं थोड़ा लोगों से बचने का कोशिश करता था। मैं लोगों के करीब, और वो भी रात के वक्त, सही नहीं लगता था। मुझे लगा कि नहीं, और कोई रास्ता नज़र आ जाएगा, हमें सीधा चलना चाहिए। जब इतना सफ़र मैं कर लिया हूँ तो थोड़ा सा सफ़र और कर लेता हूँ, शायद कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे जाए, जिससे मुझे मालूम पड़े कि मैं सही रास्ते में हूँ। मन में उधेड़-बुन बना हुआ था। कभी तो मन कहता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और कभी मन करता है कि नहीं, तू गलत रास्ते पर आ गया है। वही रास्ता जो पीछे था और जिसको तू छोड़ के आ गया है, वही मेन रास्ता था। मैं अब कहूँ ना कि मैं इसी विषय पर सोचता हुआ और अपना ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। आखिरकार मैं खुश हो गया था। मैं देखता हूँ कि सड़क के पटरी पर, यानी फुटपाथ पर, दो लोग जाते हुए मुझे नजर आते हैं। एक तो अधेड़ व्यक्ति था और उसके साथ में शायद उसकी बेटी होगी, वो भी जवान थी। और बूढ़े के पास में एक थैला था, लेकिन लड़की के पास में वो कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तब मेरा मन जोश से भर जाता है। मुझे लगा कि ये अधेड़ बाबा जो है ना, मेरी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अब मैं उनके बगल में ले जा करके ट्रक खड़ा कर देता हूँ, हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन वो तो हॉर्न का आवाज़ सुनते ही नहीं है। वो अपने मस्त चाल में चलते हुए आगे की तरफ चले जा रहे हैं। हाँ, वो लड़की एक आध बार जब मैं हॉर्न बजाया था तब वो मुड़ के देखी थी। हेडलाइट की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। मैं ऐसे लड़की को रात में अकेले देख करके मैं खुद ही हैरान था। ये बूढ़ा आदमी शायद इसका पिता है या दादा है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन रात में इतनी सुंदर जवान लड़की को लेकर के ये अकेले चल रहा है, ये सही नहीं है। मैं जब 2-3 बार हॉर्न बजा देता हूँ और 2-3 बार वो लड़की मुड़ के देखती है, लेकिन रुकती नहीं है, आगे की तरफ चलती जा रही है जैसे वो बूढ़ा आदमी चल रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ट्रक से उतरना ही पड़ेगा। और आखिरकार मैं उनके बगल में ट्रक खड़ा करता हूँ, आवाज़ ही मारता हूँ, लेकिन बूढ़ा अपने मस्त चाल में चलता जाता है। उसको जैसे परवाह ही नहीं है कि कौन उसको आवाज़ दे रहा है, हॉर्न दे रहा है, रोशनी दे रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा इंसान तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था। आखिरकार मैं ट्रक से उतरता हूँ, लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुँचता हूँ। तब मैं बूढ़े को देखता हूँ। लड़की को तो मैं पहले भी देख चुका था, हेडलाइट की रोशनी पर वो हर हॉर्न पर रिएक्ट करती थी, मुड़ के देखती थी, खूबसूरत दिख रही थी। मैं जब बूढ़े के आगे देखता हूँ तो वो लगभग 50-55 साल का इंसान था। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल था और सफ़ेद ही कपड़ा, गमछा वगैरह सब कुछ लिए हुए था। आंखें जरूर से ज़्यादा कुछ बड़ी नजर आ रही थी। खैर, मैं उसके शकल सूरत पर मुझे क्या करना था, मुझे तो अपना रास्ता पूछना था, और वही मैं पूछ बैठा था।
अंकल जी आप मिल गए, बड़ी खुशी की बात है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। लेकिन बूढ़ा आदमी को जैसे जल्दी था, जैसे उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था। वो चलने लगता है। अब मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। अब बड़ी मुश्किल से वो लड़की बूढ़े आदमी को बोलती है, दादा अब रुक भी जाओ ना, देखो इनको कुछ पूछना है, अब कुछ बता तो दो। लड़की ने दादा कहा था। तब मैं समझ गया ये लड़की का दादा ही है। रात में ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस टाइम मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी ये अपनी मंजिल का। फिर जब लड़की बोलती है ना, तब वो इंसान रुकता है। कर्कश सी आवाज़ उसकी थी। जैसे ही बोलता है ना, आवाज़ में मिठास नहीं थी। क्या है, क्यों मुझे रोका? तब मैं कहता हूँ, अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको रोका। मुझे अपने मंजिल पर पहुँचना है, ये जगह का नाम है, और अभी तक तो हमारा जगह आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते पर निकल गया हूँ अंकल जी। क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ या सही रास्ते पर हूँ, मुझे बता दो आप। तब बूढ़ा मेरी तरफ मुड़ के देखता है। फिर मेरे ट्रक की तरफ देखता है। फिर कहता है, तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हारा रास्ता तो पीछे छूट चुका है, तुम बहुत आगे आ चुके हो। झटका लगा था। मुझे भी लग रहा था कि मैं गलत रास्ता अब ले लिया हूँ। अब तो 20-25 किलोमीटर फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ, पक्की बात है अंकल जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ ना। वो रास्ता जो बाईं साइड में जा रही थी वही रोड था ना। अंकल जी कहते हैं अपनी भारी आवाज में, हाँ वही वही रास्ता था, तुम गलत रास्ते को चुनाव कर लिए हो। इसके बाद वो चलने लगता है। मैं रोकना चाहता था कि अंकल जी 2 मिनट रुको, मुझे और कुछ पूछना है, लेकिन अंकल जी रुकते ही नहीं थे। लड़की थी जो मुझे बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही थी। मैं भी नौजवान था, वो भी नौजवान थी, और वो तो गजब की खूबसूरत थी। हेडलाइट मेरा ऑन था, ट्रक का इंजन स्टार्ट था, तो रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। कमाल की बात थी, उसमें मैं जो अपना देखा था, मैं उस टाइम पहचान नहीं पाया था कि मैं किस लड़की से अब बात कर रहा हूँ, किस बूढ़े से बात कर रहा हूँ। अगर मैं जरा भी ज्ञानी होता ना, तब तक मैं समझ जाता। क्योंकि एक पल मुझे लग रहा था कि जो हेडलाइट की रोशनी है ना, उसके शरीर से छन करके बाहर दूर तक जा रही है। कोई परछाई पड़नी चाहिए था ना, वो परछाई मुझे दिखाई नहीं देती। मेरी परछाई मुझे नजर आ रही थी, लेकिन उन दोनों की परछाई मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। मगर मैं अज्ञानी था ना, मैं भूत प्रेत को महत्व को समझता नहीं था। इस चीज़ों में मेरे चाचा जी सबसे आगे थे, और मैं जल्दी में था। और तब मैं ट्रक की तरफ दौड़ता हूँ कि चलो अब अपना ट्रक को बैक करते हैं, और फिर उसी रास्ते पर हम निकल पड़ेंगे। और तभी लड़की आवाज़ देती है, रुको 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 रुको। मैं उस लड़की का आवाज़ सुनता हूँ ना, और तब मेरे कदम रुक जाते हैं। मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वो बूढ़ा भी और लड़की भी काफ़ी दूर चल कर के मेरे पास में कब आ गए थे, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ था। बिल्कुल मेरे बगल में ही कुछ ही कदम की दूरी पर दोनों खड़े थे। लड़की मुझसे बात कर रही थी। कह रही थी कि देखो रात ज़्यादा हो गया है, अब तुम वापस जाओगे उस जगह पर, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आधी रात हो जाएगी। आधी रात के मतलब भूतों का माहौल शुरू हो जाता है, और इसके बाद तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। आज अमावस की रात है, आज तो तुम कैसे अभी तक निकल के आ गए हो, मैं इसी बात पर हैरान हूँ। लड़की कह रही थी। वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था ना, मैं डरा भी नहीं था उस वक्त में। लेकिन लड़की मुझे भरसक प्रयत्न कर रही थी कि मैं डर जाऊं। आखिरकार जब मैं लड़की से नहीं डरा ना, तब बूढ़ा कहने लगा, बिटिया ठीक कह रही है नौजवान, अगर तुम फिर उस जगह पर जाओगे ना, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरी बात को मानो। अब तुम एक काम करो, हमारा गांव बस कुछ ही दूरी पर है। मैं तो कहता हूँ कि आज चलो हमारे गांव में, अब तुम हमारे घर पर आराम कर लो। आज जैसे सुबह होगा हम तुम्हें जगा देंगे, आज फिर तुम वापसी हो जाना। इंसान के नाते हम तुमसे ये चेतावनी दे रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम
चाहो तो हमारे साथ में चल सकते हो, और नहीं तो तुम फिर उस भूतिया मंडली से जरूर मिलोगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम शायद जिंदा नहीं बचोगे, तुम शायद जिंदा नहीं बचोगे। और वो लड़की अपने दादा की बात में हाँ मिला रही थी। वो मुझे भरसक डराने की कोशिश कर रही थी कि रात को अब तुम वापस मत जाओ, जैसे दादा कह रहे हैं ना वैसा ही तुम करो। हमारा गांव बिल्कुल पास में है और सबसे पहला हमारा ही घर है। वहाँ पर ट्रक लगाने का भी सब कुछ साधन मौजूद है, अच्छी खासी जगह है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम परदेसी हो इसलिए हम तुम पर तरस खा रहे हैं। तुम इस जगह से अनजान हो और तभी हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आगे तुम्हें मदद लेनी है या नहीं लेनी है अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लड़की ने साफ शब्दों में कह दिया था। लेकिन जब दो दो लोग अब भूत प्रेत की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा अब सोचने पर मजबूर हो गया था। इनकी बात में कहीं दम तो नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा जी भी भूत प्रेत की कहानियाँ बताते रहते थे और वो कहते थे कि देखो सुरेश, कभी कभी ऐसी भी रात आती है जहाँ पर हम भूत प्रेत से सामना कभी न कभी किसी को करना पड़ता है। अगर ऐसी तुम्हारे पास में कभी वक्त आए ना तो तुम उस घटना को बारीकी से समझना, और इंसान के आसपास में रहने में भलाई होती है। अब मैं यही सब समझ लिया था। ये दोनों इंसान हैं तो हमें इनसे डर तो नहीं है, हमें इनकी बात को मान लेनी चाहिए। अंदर से कुछ मुझे घबराहट से होने लगी थी, लेकिन मैं भूत प्रेत को कभी देखा तो नहीं था। आखिरकार मैं हौसला तोड़ देता हूँ, मैं जाने का इरादा छोड़ देता हूँ और कहता हूँ उस लड़की से कि क्या आप हमारे को अपने घर में रखेंगी। और लड़की मुस्कुरा के कहती है, आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि है, हमारा तो कर्तव्य है ना, हमारा घर कुछ ही दूरी पर है, चलेंगे हमारे साथ में। और तब मैं कहता हूँ हाँ आप लोग ट्रक में बैठ जाइए। और तब वो बूढ़ा और लड़की हमारे ट्रक में दाखिल हो जाते हैं। मैं उनको लेकर चल पड़ता हूँ। वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर उनका घर आ जाता है। रोड के किनारे ही होता है। घर में अंधेरा होता है। जब मैं ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में देखता हूँ तो घर काफ़ी पुराना और पुराने ज़माने के स्टाइल में बना हुआ दिखता है। खैर मुझे क्या करना था, मुझे तो रात बस यहाँ पर स्टे करना था और सुबह मुझे वापसी के लिए मुड़ जाना था। वहाँ पर सही लड़की ने कहा था, खुली जगह थी, मैं ट्रक को अपना पार्क कर लेता हूँ। इसके बाद लड़की कहती है ये हमारा झोपड़ा है, अब जैसा भी है अब रात तो आपको यहीं गुजारनी पड़ेगी। इसके बाद वो लोग दरवाजे को दस्तक देते हैं, मतलब उनका भरा पूरा परिवार होगा। मुझे ऐसा ही लगा था उस वक्त में। दरवाज़ा बजाते हैं और तब दरवाज़ा खुल जाता है और तब तक उस घर में अंधेरा ही होता है। बूढ़ा और लड़की अंदर जाते हैं और लड़की मुड़ के कहती है बस हम अभी आते हैं रोशनी करके, आप यहीं पर हमारा इंतज़ार करो। 5 मिनट के आसपास में पूरा घर में रोशनी हो जाता है और तब लड़की मुझे लेने के लिए आती है। आ जाइए, दादाजी आपको बुला रहे हैं, आ जाइए, अपना ही घर इसे समझिए। अब मुझे क्या डरना, मैं तो इंसानों के बीच में था, मैं कोई भूत के बीच में थोड़ी था। मैं अपना मन में यही सब सोचते हुए अंदर दाखिल हो जाता हूँ। ट्रक को मैं अपना लॉक कर दिया था। घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं तो घर के पास में था, मेरा ट्रक भी खड़ा था और वो जगह भी मुझे सुरक्षित दिख रही थी। और तब मैं उस लड़की के साथ चला जाता हूँ। बाहर से जितना घर देखने में छोटा लग रहा था, अंदर से बड़ा नजर आ रहा था। उसमें कई कमरे बने हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अधिकांश कमरा जो था ना अंधेरे में डूबा हुआ था। एक कमरा था और जिसमें रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी और उसी रोशनी वाले कमरे में लड़की मुझे लेके जाती है। और तब मैं देखता हूँ एक लकड़ी का तख्त बड़ा सा डबल साइज का पड़ा हुआ था और उस पर वो इंसान बैठे हुए थे जिनको लड़की दादाजी कह रही थी। और वो कहते हैं नौजवान आ जाओ, हमारा यही झोपड़ा है, अब रात यहाँ बिता लो और सुबह में हम तुम्हें वक्त पर जगा देंगे। मैं अब क्या कर सकता था, अब जैसा भी था रात तो बितानी थी। और तब मैं कहता हूँ आप कहाँ सोएंगे और मैं कहाँ सोऊंगा रात को। और तब दादाजी कहते हैं ये तुम्हारे लिए है जगह, तुम आराम से पैर पसार करके और अच्छी नींद में सो, सुबह ही हम तो आपको जगा देंगे। अब वक्त से पहले आप निकल जाना यहाँ से। अब देखो इस टाइम में कुछ खाना पानी तो मिल नहीं सकता है। हाँ तुम्हें प्यास वगैरह लगी है
तो हम उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में कोई हमारे पास खाना वाना नहीं है। माफ़ करना दोस्त। अब मैं कहता हूँ मैं तो खाना खा चुका हूँ ढाबा पर, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे प्यास लगी है, अगर आप थोड़ा पानी मंगवा देंगे बिटिया से तो अच्छी बात होगी। दादाजी वहाँ से उठ जाते हैं तकत से, कहते हैं तुम पैर पसार के आराम से सो ना, ये तुम्हारा घर है। मैं अभी बिटिया को बोलता हूँ, वो तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर देगी। हाँ, मैं भी थका हुआ हूँ तो मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। तुम चिंता मत करो, अपना ही घर की तरह यहाँ पर रहना। और क्या चाहिए था? मुझे रहने के लिए जगह मिल गया था, सोने के लिए तख्त मिल गया था और घर जैसा माहौल था। डर नाम का चीज़ तो मुझे लगा ही नहीं था। मैं बिटिया का इंतज़ार करने लगा कि कब आएगी पानी लेकर के, मैं कब पानी पीऊँगा, और मुझे नींद भी आ रही थी। आखिरकार पूरे 10 मिनट के बाद वो लड़की एक बड़ा सा गिलास में, खास बड़ा था, जैसे लस्सी का गिलास होता है उतना ही बड़ा और मेटल का गिलास था, लेके आती है, मुझे पकड़ाती है और मेरी तरफ देख करके मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट में ना जाने कोई रहस्य छिपा हुआ था, या मुझे वो चाहने लगी थी। लेकिन मैं किसी के घर में था। मेरे चाचाजी जी बताए हैं कि बेटा कभी भी ऐसा गलती मत करना, लड़कियों से दूर रहने में भलाई है। अब मैं चाचा जी की बात पर अमल करता था, लेकिन आज इस लड़की की मुस्कुराहट मैं देख करके मैं अपना दिल हार गया था। मैं भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देता हूँ। तब लड़की कहती है, पहले पानी तो पियो, देखो ये पसंद तुम्हें आएगा। मैं हाथ में पकड़ता हूँ, तब गर्मी का टाइम था, मुझे बर्फ़ जैसा वो गिलास लगता है, इतना ठंडा था। मैं ध्यान नहीं देता हूँ, लड़की के चेहरे की तरफ देखते रहता हूँ। वो मुस्कुराती रहती है, धीरे से कहती है, अब मेरी तरफ देखते रहोगे या पानी भी पियोगे? अभी लोग घर में जाग रहे हैं, वक्त जैसे आएगा मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी, तुम जल्दी से पानी पियो, जल्दी से पानी पियो। मैं तो खुशी के मारे उछल गया था। मेरे दिल की बात वो कैसे समझ गई थी कि मैं उसको चाहने लगा हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ये क्या हो रहा मेरे साथ में? मेरी मांगी हुई मुराद मुझे अपने आप मिल रही थी। मैं तो बस एक बार चाहता, काश ये लड़की मेरी दोस्त होती, काश मैं इसके साथ कुछ घंटा बिता सकता था। और वो तो सब कुछ अब तैयार थी, और क्या चाहिए था? लेकिन मैं किसी के घर में था। डर इस बात का था, अगर इस घर में किसी को संदेह हो जाए तो समझ लो मैं प्रदेश में हूँ, मेरे साथ में क्या होगा, मैं यही सोच करके डर गया था। शायद लड़की मेरे मन का भाव पढ़ गई थी। कहने लगी, पानी पियो, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे घर के सब सो जाएंगे ना, अब मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। आप जल्दी पानी पियो। ठंडा गिलास था और ठंडा पानी भी था। मैं जल्दी जल्दी पीने लगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पी पाया था। तब गिलास में लड़की को पकड़ा देता हूँ कि बस मेरी प्यास बुझ गई है। वो गिलास लड़की अपने हाथ में पकड़ती है और फिर आगे बढ़ती है, फिर मुड़ती है और धीरे से मेरे पास में बोलती है, मेरा इंतज़ार करना, सो मत जाना, बस कुछ ही देर के बाद मैं तुम्हारे पास में आऊँगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके बाद वो बिजली की गति से कमरे से बाहर निकल जाती है। मैं तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया था। देखो ना, भगवान ने मेरी सुन ली, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास में भेज दी। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उस लड़की की कल्पना में खोया हुआ और तख्त पे लेट जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ। मुझे डर भी लग रहा था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं किसी और के घर में था, कोई बात ऐसी बन गई, मैं भागूंगा कैसे? मन में घबराहट था और एक उमंग भी था कि शायद तो लड़की आएगी। उसने बोला था आएगी, उसका घर है तो मेरा बचाव भी करेगी, अगर कोई बात ऊंच नीच हो जाती है तो। हाँ, मैं जवान था, जोशीला था, मैं इस चीज़ को भूल गया था। डर अपने शरीर से निकालने का सोचने लगा, अरे डरने से काम नहीं होगा। अब ये लड़की तुम्हारे साथ बात करना चाहती है, तुम्हारे साथ सोना चाहती है, तब उसकी मर्जी है, तुम उसके साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हो। होने दो, आने दो। आखिरकार जब मेरी आंख बंद होने लगती है, अब मुझे लगता है कि शायद नहीं आएगी, परिवार के लोग अभी जाग रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मेरी आंख भरमाने लगती है, आंखों में नींद आने लगती है, तभी वो घर का दरवाज़ा खटाक से बंद हो जाता है। मैं आंखें खोल कर देखता हूँ तो बहुत ही खूबसूरत एक नई ड्रेस में
नजर आती है। पूरा बदन उसका एकदम चमकता हुआ नजर आ रहा था, सोने की माफिक। वो जो रोशनी थी, पीली रोशनी, और उस रोशनी में तो कमाल की लग रही थी। धीरे धीरे मेरे पास में आती है और कहती है, बड़ी मुश्किल से मैं आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि दादाजी सो नहीं पाएंगे, लेकिन अब सो गए हैं। अब एक बार सो जाते हैं ना तो सुबह ही उनकी आँख खुलती है। अब आओ भी। हाँ, इसके बाद वो मेरे तख्त पे आ जाती है, मैं मुझे अपनी बाहों में भर लेती है। हाँ, मैं तो बस अनजान दुनिया के सफ़र पर निकल पड़ता हूँ। ये मेरा पहला मौका था इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताने की, और ये मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहता था। मैं लड़की से पूछता हूँ कि तुम और तुम्हारे दादाजी इस घर में रहते हैं, और भी कोई रहता है? तब कहती है, रहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अभी 3 ही लोग हैं। मैं हूँ, मेरे दादाजी हैं, और एक हमारा नौकर है। बस 3 लोग हैं, और कोई नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वक्त पर जगा दूंगी अगर तुम्हें नींद भी आ गया तो। तुम डरो मत, डरो मत। हम दोनों अपनी अपनी मुराद को पूरी कर रहे थे। इसके बाद वो लड़की मुझे जैसे सुला दिया था। मैं तो पहले ही थका हुआ था ट्रक चलाते चलाते, और मैं कुछ देर के बाद मुझे नींद आ जाती है। मुझे लगा कि लड़की अपने आप उठ के चली जाएगी, और आखिरकार जब मुझे कोई जगाता है, जब मुझे कोई आवाज़ देता है, तब मेरी आँख खुलती है। जब आँख खुलती है ना तो मैं अपने आप को उसी तख्त में पाता हूँ, और जो सामने नज़ारा देखता हूँ ना तो मैं दहल जाता हूँ। लड़की तो वही थी, लेकिन उसका पहनावा और सब कुछ बदल चुका था। जितनी खूबसूरत पहले वो दिख रही थी, उतनी खूबसूरत तो अब नहीं दिख रही थी। उसके बाल जो सुनहरे मुझे दिखाई दे रहे थे, उसके शरीर से जो खुशबू उठ रही थी, वो सब गायब हो गई थी। उसकी जगह पर एक मैली कुचैली कपड़ों में लड़की दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि महीनों से नहाई नहीं थी। उसके बाल जो थे उलझे उलझे नजर आ रहे थे, और उसी के बगल में उसके दादाजी भी खड़े थे। दादाजी के अब चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ रही थी, लंबी सी मुस्कान। बड़ी बड़ी उनकी आंखें और ज़्यादा बड़ी मुझे दिखाई दे रही थी। वो आपस में बात कर रहे थे, और लड़की जो थी ना मुझे उठा रही थी। उठो भी, उठो भी, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं समझ नहीं पाया। मैं तो उस बूढ़े इंसान को देख करके डर गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये जान चुका है। अब मैं जब लड़की के देखता हूँ तो अलग ही अवस्था में मुझे मिलती है। जैसे पहले वो सज धज के आई थी, ऐसा उसका रूप अब था भी नहीं। ये सब क्या इतनी जल्दी बदलाव हो गया? आइए, अपने दादा को लेके यहाँ पर क्यों आई है? वो कह रही कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम्हारा समय खत्म हो गया। मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं अंदर से डरा हुआ था, कहीं ये बूढ़ा आदमी सब जान गया है कि मैं इसकी लड़की के साथ यानी पोती के साथ मैंने उसके साथ रात बिताया। मैं कांप गया था। मुझे लगा कि आज मैं पकड़ा गया। ये मेरा पहला ही बार था जब मैं किसी लड़की के साथ रात बिताई थी। डर लगता है और मैं कांप जाता हूँ। लड़की कहती है, अब उठो भी, तुम्हारा समय समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ आखिर ये मुझे बार बार क्यों बोल रही है, और इतनी जल्दी कपड़े अपने कैसे चेंज कर लिए। पहले कितनी खूबसूरत लग रही थी, अब इसका रूप कैसा हो गया है, मैं समझ नहीं पाया था। तभी बूढ़ा कहता है कि बेटी, अब तुम इसको संभाल लो कुछ देर के लिए। अब मैं जरा अपने साथी को बुला के लाता हूँ। बस गया और आता हूँ। आज तो हम लोग का दावत सही बनेगी। आज तो दावत हमारा बहुत ही अच्छा तुमने चुना हुआ है। आज हम जी भर करके मांस को खाएंगे। जब मैं ये सुनता हूँ ना तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर मेरा पसीने में नहा जाता है। जब वो बोलते हैं कि आज दावत तुमने सही चुना है, आज तो हम जी भर करके मांस खाएंगे, मतलब मुझे खाने की तैयारी हो रही थी। आखिर ये कौन लोग थे? बूढ़ा आदमी दरवाजे से निकल जाता है, दरवाज़ा भी बंद कर देता है। लड़की मुझे घूर कर देख रही है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बहुत ही, अब मैं कहूँ ना डरावनी, मुझे उस टाइम में दिखाई दे रही थी। अब मैं कहता हूँ, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो मुझे यहाँ पर लाया था, आपने तो मेरे साथ में रात बिताई थी। मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है? मुझे जाने दीजिए। मैं तखत से उठ के खड़ा हो जाता हूँ,
और ऐसा लगता है कि जैसे मैं भाग ही नहीं पाऊंगा। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं हो, या फिर ऐसा लगता है कि धरती मुझे बिल्कुल पकड़ लिया हो। मेरे पैर जहाँ थे वहीं वहीं जमे रह जाते हैं। लड़की हंसने लगती है। कहती है, तुम सही समझे हो, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। हम तुम्हें चुने थे, मैंने तुम्हें देखा था, मुझे लगा कि हमारा पेट तो जरूर भर जाएगा। अब चलो भी, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम मेरे प्यार को याद रखना। इतनी कुर्बानी तो तुम दे ही सकते हो हमारे लिए, तुम पेट भरने का काम करोगे, बस कुछ ही देर में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मैं डर गया था, खौफ में पड़ गया था। मैं उस लड़की के आगे हाथ जोड़ने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर पर जाना है। मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ अकेले, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं अपना दुखड़ा सुनाने लगता हूँ, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर भाव कुछ वैसे ही नजर आ रहे थे, जैसे मेरी बात को परवाह नहीं कर रही हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का आने का इंतजार था, मतलब उसका दादाजी या फिर कोई और भी आ रहा था। मैं डरा हुआ था, मैं हिम्मत जुटा रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से भाग जाओ, इसी में मेरी भलाई है। लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मुझे लगने लगा कि ना, अब तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। मैं अपना पैर उठाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे पाँव जमीन ने चिपका रखा हो। ऐसा मुझे महसूस होता है, शरीर में ताकत ही नहीं थी। मुझे तो रोना आ रहा था। लड़की कह रही थी, बस कुछ देर, तुम्हारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, हम तुम्हें आसानी से खा जाएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाज़ा खोल करके बाहर झांकती है, जैसे किसी को आने का इंतजार कर रही हो। उसी वक्त हमने ठान लिया कि कैसे भी हो इस जगह से हमें तो निकलना है, निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कैसे? ना तो मैं कोई पूजा पाठ करता था, और हाँ, एक चीज़ मैं जरूर करता था। चाचा जी सुबह में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। गाड़ी जब खड़ी होती थी और सुबह में नहाते धोते थे, तब पूजा पाठ करते थे। वो मुझे भी अपने पास में बिठाते थे, कहते थे, बेटा हनुमान चालीसा का जाप करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम भी बोलते जाना। वही चीज़ मुझे याद आ जाता है। मैं पूछता हूँ कि इससे क्या होगा चाचा जी, आप ये पूजा पाठ करते हो? तब कहते हैं, बेटा हनुमान जी है ना, हम लोग की रक्षा करते हैं। देखो हम लोग रात भर अब ऐसे ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर भूत प्रेत बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं ना, इसीलिए हमारे पास में कोई भूत प्रेत नज़दीक नहीं आता है। तुम्हें ऐसा याद होना चाहिए हनुमान चालीसा का। मैं कहता हूँ, इसके पढ़ने से क्या भूत प्रेत नहीं आएंगे? तब चाचा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में एक होना चाहिए कि हाँ हनुमान जी को याद कर रहा हूँ। ऐसे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें हनुमान जी को याद करना पड़ेगा, अपने भाव में उनको बताना पड़ेगा कि मैं संकट में हूँ, तब हनुमान जी आते हैं। यही बात मुझे याद आ गई थी। मुझे लगा कि बस हनुमान जी का बात हमें अब यही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मैं मन ही मन हनुमान जी को याद करता हूँ, और उसी वक्त मुझे एहसास होता है कि मेरे शरीर में जान आने लगी। अब फिर मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ। लड़की अभी भी दरवाजे के बाहर झांक रही थी। मेरे शरीर में ताकत जैसे लौट रही थी, और आखिरकार एक पल ऐसा आया कि मैं भाग खड़ा होता हूँ। वो लड़की दरवाजे पर आधा रास्ता मुझे रोक के खड़ी थी, बाहर की तरफ देख रही थी, और मैं जब भागता हूँ तो औंधे मुँह जमीन पर गिरती है। गिरती है ना, तब वो चीखने लगती है। उसकी चीख तेज तेज सुनाई पड़ती है, बिल्कुल फटी बांस की तरह वो चीखती है। उसकी आवाज़ तो पहले मधुर थी। ये सब मैं जान चुका था कि मैं भूतों का चंगुल में फंस गया हूँ, और आखिरकार अपनी जान छुड़ा के भागता हूँ। पीछे पलट कर देखता हूँ, तब वो लड़की अपनी जगह पर गिरी हुई नजर आती है। वो चिल्ला रही थी अपने साथियों को, जो दादाजी थे, ना जाने और कौन था उस घर में, सभी को आवाज़ लगा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। ये मेरे धक्का लगने की वजह से हुआ था या हनुमान जी का प्रताप था, मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था। आखिरकार मुझे मौका मिल जाता है और मैं उस घर से बाहर निकल जाता हूँ। अगले पल ट्रक में सवार, ट्रक स्टार्ट करता हूँ, और जैसे ही लाइट जलाता हूँ
आज जब मैं बाहर देखता हूँ सामने में घर के दरवाजे पर, तो मुझे 3 लोग दिखाई देते हैं। एक तो वही लड़की थी जिसके साथ रात बिताई थी, और दूसरा वही बूढ़ा इंसान, और एक सबसे खतरनाक मुझे दिख रहा था, काले रंग का, जिसका सर बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में चमक भी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था मन ही मन, और ट्रक स्टार्ट हो चुकी थी, और इसके बाद मैं ट्रक को वापस मोड़ लेता हूँ। जिधर से आया था उसी रास्ते पर मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा हूँ। वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन हमारे ट्रक को छू नहीं पा रहे थे। आखिरकार अब वो लोग पीछे छूट चुके थे, और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। लेकिन मैं अब किसी जगह पर रुकना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उसी रोड पर पहुंच जाऊं जो मैंने रोड छोड़ के आया था। आखिरकार कुछ वक्त जरूर लगता है, मैं डरी हुई हालत में वहां पर पहुंच जाता हूं। अब आगे का रास्ता मैं अब निकलने लगता हूं। मुझे लगता है कि यही हमारा मंजिल है, लेकिन अभी भूत प्रेत के इलाके में था, जैसे लड़की ने कहा था, मतलब इधर भी भूत प्रेत हैं। मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाना चाहिए। अब वैसा ही करता हूँ। आखिरकार कुछ दूर जाने के बाद एक रोशनी मुझे नज़र आती है, और वहाँ पर 2 ट्रक मुझे खड़े दिखाई भी देते हैं। अब मैं समझ जाता हूँ ये ढाबा है। मैं अब उस जगह पर जाता हूँ, और ढाबे के पास पहुँच करके अब मैं हर तरफ देखने लगता हूँ कि मैं सही जगह पर हूँ ना, ये कोई बनावटी जगह तो नहीं है, भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित कोई जगह तो नहीं है। लेकिन तभी एक ड्राइवर मेरे पास में आता है। क्या हुआ भाई, बहुत घबराए हुए दिख रहे हो? हाँ, मैं ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। मैं उसको परखने की कोशिश करता हूँ, ये भी इंसान है ना। और जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये इंसान है, तब मैं पूरी बात बताता हूँ। मेरी बात सुन करके अपने साथियों को बुला लेता है। ढाबा के मालिक आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, हमने ऐसी बातें तो सुनी थी, इस रोड पर होता रहता है, खास करके अमावस की रात को। चलो, तुम्हारी जान बच गई, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली, बजरंगबली की कृपा तुम पर बनी रहे, बजरंगबली ने तुम्हारा जान बचाया। इसके बाद तो सारी रात हम उसी ढाबे पर काटे थे। इसके बाद सुबह हम अपनी मंजिल तक पहुंचते। इसके बाद तो मैं समझ गया था। इसके बाद सब कुछ चाचा जी जैसा कहते थे, मैं उन्हीं के, अब जो बात कहते थे, समझाते थे, उन्हीं की बात को मैं अच्छी तरह से मानने लगा था। मैं समझ गया था कि जैसे इंसान हैं, जैसे भगवान हैं, वैसे ही ये भूत प्रेत हैं। उनकी भी अस्तित्व है इस जगह पर। गाहे बगाहे हमारे साथ नज़र आते हैं, हमारे साथ खेल खेलते हैं, और हमारे जैसा कोई इंसान उनके चंगुल में फंस जाता है तो काम तमाम भी कर देते हैं। उस रात भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया ना, ऐसी वजह से मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी सुरेश जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। इनकी आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।